वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास 10th आईसीएसई। ठीक है, तो क्लास 10th में बेसिकली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एज सच हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, बट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, मेंशन ना होने के बावजूद इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि भाई ये कहाँ से पूछ लिया गया, तो इस वजह से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वरना फिर काफी क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा है इसमें लिखना क्या है, क्योंकि वो डायरेक्टली इसी चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं ना। तो अब इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। उसमें भी सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमारी हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं, ऑर्डरलेस मतलब कोई महक नहीं आती है, और न्यूट्रल लिटमस यानी कि ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। और हमारी प्योर हाइड्रोजन जो होती है वो पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेल ब्लू फ्लेम इज द की वर्ड, है ना। कभी भी दिख जाए कि कोई भी गैस पेल ब्लू फ्लेम के साथ जल रही है, जब उसके करीब हम बर्निंग स्प्लिंटर को लाएंगे तो दिमाग में हाइड्रोजन का नाम आना चाहिए, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन, मतलब कोई भी हमारी रिएक्शन हो रही है, मान लो कि बात हमारी रिएक्शन हो रही है ये वाली, कौन सी कौन सी रिएक्शन हो रही है? एसिडिक वाली, जिसमें होती है ना, जैसे कि अगर हम ले लें, मान लो की बात है Mg प्लस H2 SO4, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? Mg SO4 प्लस H2। तो हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज डिप्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो हम लोग का क्या होगा, जब हम इसको इसमें डालेंगे तो हमारी रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होगी और हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम इज पुट इनटू दिस सल्फ्यूरिक एसिड अ गैस इज रिलीज्ड व्हिच बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड, है ना। तो पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलती है और पॉप साउंड के साथ जलती है ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर इट, है ना। तो ये चीजें ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं। या तो ऐसे पूछा जा सकता है सवाल कि अ गैस बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, है ना। विच गैस, मतलब पूछा जा सकता है कि गैस बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, तो हमें बताओ कि ये कौन सी गैस है। या फिर गैस बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड, तो हमें बताओ ये कौन सी गैस है, तो हमें बताना पड़ेगा हाइड्रोजन, है ना। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये देखे ये पूछ लेगा, या तो ये देखे ये पूछ लेगा, है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये चीज जो मैंने कीवर्ड है ये अंडरलाइन कर दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज ये याद रखने वाला नहीं, क्योंकि ये तो काफी सारी गैसेस में हो सकता है, बट अगर मतलब पूछ लिया जाए कि अपेल, ऐसे पूछा जा सकता है कि अपेल ब्लू फ्लेम अ गैस which burns with a pale blue flame and with a pop sound on bringing a burning splinter near it, turns litmus to red, blue और एट रिमेन्स न्यूट्रल, है ना। तो बेसिकली हमारा वहां पे बताना पड़ेगा कि वो हमारी ये गैस, हम लोग को पहले बताना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस है, फिर हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि वो लिटमस को रेड कर देगी या फिर ब्लू कर देगी, है ना। रेड करेगी तो एसिडिक है, ब्लू करेगी तो बेसिक है, और न्यूट्रल रहने देगी तो हमारी वो क्या है, हमारी मतलब नॉर्मल गैस है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। वैसे ही कलरलेस ऑर्डरलेस किसी भी चीज को पूछा सकता है। तो ये हमारा कीवर्ड मेन पेल ब्लू फ्लेम और पॉप साउंड, इसलिए हम किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाइड्रोजन को। आप बढ़ते हैं अपने, और इससे ऐसे रिएक्शन देखिए पूछा जा सकता है, या फिर तुमको रिएक्शन को याद हो, है ना, जिसमें हम लोग की हाइड्रोजन निकल रही होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकली इससे, तो हमारी ये रिएक्शन से मतलब क्या होगा, हमें ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद दिस, तो दिस इज रिएक्टेड विद दिस, वी ऑब्जर्व दैट a gas is released which on bringing a burning splinter near it burns with a pale blue flame and pop sound। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखे ये पूछ लेगा, ये देखे ये पूछ लेगा, ये देखे ये, इनमें से कुछ पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास है ऑक्सीजन गैस। ये भी कैसी होती है? कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, न्यूट्रल टू लिटमस होती है, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, मतलब बेसिकली ये गैस जो होती है ये हमारी कंबशन करने में मदद करती है। मतलब बेसिकली अगर हमारा कोई वो है स्प्लिंटर है, या फिर मतलब हमारा कोई भी, जैसे लकड़ी में आग लगी होती है ना, हल्की सी बस बुझ रही होती है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन का मतलब वो डाल दें, ऑक्सीजन का सोर्स डाल दें, कि बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे जस्ट हल्की सी आग आंच आंच जो जल रही
रही होती है आग की, है ना, उसमें अगर बहुत सारा ऑक्सीजन डाल दे तो वो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, वो इसी वजह से रिकिंडल्स का मतलब बहुत तेजी से जलने लगती है ना। तो हमारा जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है सिर्फ हल्का सा आंच पकड़े हुए है, सिर्फ हल्का सा जल रहा है, वो बहुत तेजी से जलने लगता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन गैस क्या कर देती है, इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एब्जॉर्ब इन कलरलेस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरागेलोल एंड टर्न्स इट डार्क ब्राउन, है ना। तो हमारी बेसिकली जो ऑक्सीजन गैस है ये किसमें एब्जॉर्ब की जा सकती है, ये हमारी एब्जॉर्ब होती है कलरलेस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरागेलोल। पायरागेलोल एक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है और कलरलेस होता है ना, और वो कलरलेस को किसमें बदल देती है ऑक्सीजन, डार्क ब्राउन कलर में, है ना। तो पायरागेलोल में एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी ऑक्सीजन, जो कलरलेस होता है, अल्कलाइन होता है, और वो किस कलर में बदल देती है, डार्क ब्राउन। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, तब हम लोग को देखो एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, एक हमारी ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन copper nitrate is heated, a gas is released which rekindles a glowing splinter or is absorbed in a colorless alkaline solution of pyragalol and turns it dark brown, है ना। तो कुछ इस तरीके से, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि which gas rekindles a glowing splinter and is absorbed by colorless alkaline solution of pyragalol and turns it dark brown, तो बताएंगे ऑक्सीजन, है ना। तो कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली ये वाला पेज समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कैसी गैस होती है, भी कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, कोई महक नहीं होती है ना, लेकिन ये बेसिकली एसिडिक गैस होती है। एसिडिक गैस मतलब ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस को फेंट रेड कर देती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक गैस नहीं होती है, और ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस को ही रेड करती है, यानी कि ड्राई लिटमस को रेड नहीं करेगी। क्यों मॉइस्ट को, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस बेसिकली, है ना। तो अगर हम मॉइस्ट लाएंगे, उसके बाद मतलब मॉइस्चर लाएंगे, तो मॉइस्चर लाने की वजह से वो क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और कार्बोनिक एसिड ही तो हमारे ब्लू लिटमस को हमारा फेंट रेड करेगा। फेंट रेड मतलब हल्का हल्का रेड, हल्का रेड शो करता है कि वो बेसिकली क्या है, फेंट रेड या फिर पिंकिश हो जाता है ना। तो फेंट रेड बेसिकली ये शो करता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बहुत वीक एसिड है ना। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस कैसे चेंज हो जाता है, किसमें, फेंट रेड में। फिर उसके बाद ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट टर्न्स लाइम वाटर मिलकर, ये हमारे लाइम वाटर यानी कि CaOH होल ट्वाइस, है ना, कार्बन हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, वो हमारा लाइम वाटर होता है, CaOH होल ट्वाइस, तो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उसको मिल्की बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ CaCO3। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि ऐसा क्यों होता है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने की वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, और मिल्कीनेस जो होती है वो गायब हो जाती है अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर देंगे, है ना। अगर हम थोड़ी सी CO2 पास करेंगे हमारे लाइम वाटर में, तो हमारा CaCO3 बन जाएगा, और फिर उसके बाद एक्सेस में अगर CO2 पास कर देंगे तो हमारा मिल्कीनेस जो है वो गायब भी हो जाएगी। तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। फिर उसके बाद बात आती है कि इट हैज नो इफेक्ट, जो हमारी गैस है इसका उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, किस पे, कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन फिल्टर पेपर डिप्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। तो हमारी अगर हम किसी भी फिल्टर पेपर को अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट में डालेंगे, और अगर हम उसको और उस फिल्टर पेपर को इसमें डालने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ले जाएंगे, तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा। नो इफेक्ट ऑन फिल्टर पेपर डिप्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4, इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और ऐसे भी पूछा जाएगा ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड अ गैस इज रिलीज्ड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इतना भी लिख दोगे बस, वो बहुत इनफ है, क्योंकि लाइम वाटर मिल्की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। और हम लोग साथ में ये भी लिख सकते हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एज वेल as it has no effect on filter paper dipped in acidified K2Cr2O7 और KMnO4, है ना, and it is also acidic gas which turns moist blue litmus to faint red, है ना। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। या फिर उल्टा पूछ लिया जाए कि which is the gas which turns lime water milky, तो हमारे दिमाग में नाम आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो जाते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन वाले, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्लोरीन गैस की। क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस। एक ऐसी गैस होती है, एसिडिक गैस होती है। अब ये पहली गैस है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पिछली तीन के अलावा, जिसके पास कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश कलर येलो की गैस होती है। ऑर्डर भी होता है, महक भी होती है। कैसी महक होती है? शार्प पंजेंट चोकिंग ऑर्डर, मतलब एकदम शार्प पंजेंट, मतलब ऐसा लगे, मतलब इसको सूंघने के बाद स्मेल करने के बाद खांसी सी आने लगेगी, क्योंकि बहुत एकदम ऐसे चोक करने लगेगी गले को, है ना। तो शार्प पंजेंट चोकिंग ऑर्डर होते हैं, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। और क्योंकि एसिडिक होती है तो ये भी मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड बना देती है। और क्योंकि हमारी जो क्लोरीन गैस होती है वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। ब्लीचिंग एजेंट यानी कि कलर को हटाना। तो बेसिकली क्या करती है, हमारा पहले मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, और अगर हम एक्सेस में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो इट फाइनली ब्लीचेस इट, मतलब हमारे लिटमस रेड जो बन जाता है फिर उसको ब्लीच भी कर देती है। ब्लीच मतलब डीकलराइजेस इट, है ना। तो सबसे पहले हमारी ये क्या करती है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड करती है, रेड कर देती है, और एक्सेस में पास करेंगे तो उसको ब्लीच भी कर देती है। ब्लीच यानी कि डीकलराइज कर देती है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्लोरीन का ये वाला, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ये ब्लू ब्लैक बना देता है। मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च सॉल्यूशन, है ना। स्टार्च सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड को हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर, है ना। मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इसको किस कलर का बना देती है हमारी क्लोरीन का, ब्लू ब्लैक कलर का। तो ब्लू ब्लैक वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें बाकी सब में से, है ना, कि ये मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक बना देती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पार्ट की इसको अगर हम क्लोरीन गैस को AgNO3 सॉल्यूशन से पास करेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका, वो भी AgCl का। AgCl का हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है ना। तो अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीनिश येलो कलर होता है, शार्प पंजेंट चोकिंग ऑर्डर होता है ना। और क्या होता है, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड एंड फाइनली उसको ब्लीच कर देता है, यानी डीकलराइज कर देता है। इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, यानी कि Ki प्लस स्टार्च सोल्यूशन को ब्लू ब्लैक कर देता है। और अगर हम AgNO3 सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, तो ये हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, किसका, AgCl का, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोरीन के। एंड वैसे ही हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, जैसे हम लोग भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं रिएक्शन लिख के नहीं बता रहा हूँ, अब मैं बस बता दे रहा हूँ कि हाँ, बस ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं हमारे क्लोरीन को रिलेटेड लेके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये भी हमारी एसिडिक गैस होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात नहीं हो रही है ना। HCl इज गैस, इधर HCl गैस की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, HCl एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी HCl जो गैस होती है कलरलेस होती है ना। जैसे क्लोरीन गैस क्या आती है, ग्रीनिश येलो होती है, ये कलरलेस होती है, लेकिन इसकी जो महक होती है यानी ऑर्डर, वो भी पंजेंट चोकिंग ऑर्डर ही होता है, पंजेंट चोकिंग ऑर्डर, जैसे हमारे क्लोरीन का था। लेकिन और ये भी साथ ही साथ मॉइस्ट ब्लू लिटमस को ये भी रेड कर देती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सॉरी, है ना। और अगर हम, हाँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ये वाला, कि अगर हम बेसिकली क्या करें, अमोनिया में रॉड को डिप करें, अगर हम अमोनिया में रॉड को डिप करें और फिर हम उसको HCl गैस के पास लेके आए, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl आर फॉर्म्ड, है ना। वो भी NH4Cl के सॉलिड, NH4Cl सॉलिड हमारा फॉर्मेशन हो जाता है ना। NH3 प्लस HCl बराबर NH4Cl बना लेता है ना, ये रिएक्शन सिलेबस में भी है। तो रॉड अगर हम लोग क्या NH3 के एक्वा सोल्यूशन में डिप करें या फिर NH3 के गैसीय सोल्यूशन में रखें और फिर उसके बाद हम बेसिकली HCl गैस के पास लाएं हमारी रॉड को, तो हमारा क्या बन जाता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl हमारे फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद ये भी बिल्कुल लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा क्लोरीन का था, कि ऑन पासिंग थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन, अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन से HCl गैस को पास करते हैं तो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बनता है। और हम इस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl को एक्सेस ऑफ किसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, NH4OH में। यानी कि बेसिकली AgNO3 में अगर हम HCl गैस डालेंगे, यानी AgNO3 सॉल्यूशन में HCl गैस डालने पर हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मिलेगा। और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl जो होता है वो इनसॉल्युबल होगा ना, तभी तो प्रेसिपिटेट है। व्हाइट सॉल्युबल ऑफ AgCl जो होगा हमारा इनसॉल्युबल होगा, जो भी सॉल्यूशन बना होगा AgNO3 और HCl को मिलाने पर, तो AgCl जो बना है व्हाइट प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल है। और जैसे ही हमने उसमें एक्सेस ऑफ NH4OH डाला AgCl में, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl में एक्सेस ऑफ NH4OH डाला, वैसे ही वो सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो ऑन पासिंग थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NH4OH, जो हमारा डिसॉल्व कर जाता है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल हो जाता है। प्रेसिपिटेट जो था वो हमारा सॉल्युबल बन जाता है, कब, हमारे एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड की बात हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट गैस पे।
नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी हमारी एसिडिक गैस होती है। एसिडिक गैस साथ ही साथ कलरलेस है। कलरलेस यानी कोई कलर नहीं होता। सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका। कैसा ऑर्डर होता है? सफोकेटिंग। कीवर्ड सफोकेटिंग ऑर्डर। इससे पहले हम लोग उसमें पढ़े थे शार्प पंजेंट चोकिंग ऑर्डर किसमें? क्लोरीन में। और पंजेंट चोकिंग ऑर्डर किसमें? HCl गैस में, है ना। तो इसका कैसा होता है? सफोकेटिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद ये भी हमारी एसिडिक गैस है तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देती है और इसको, ये भी हमारी ब्लीचिंग एजेंट होती है तो ब्लीच भी कर देती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड करती है, फिर ब्लीच करती है। फिर हमारी ये वाली गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जस्ट लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। फिर कहोगे भैया हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमने हमारा लाइम वाटर मिल्की हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है? तो हम बेसिकली एक टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। दोबारा टेस्ट करते हैं मतलब किसी और तरीके से, मतलब देखो ध्यान से, डीकलराइजेस पिंक KMnO4 सॉल्यूशन। जो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये पिंक KMnO4 सॉल्यूशन को, जो KMnO4 सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, उसको डीकलराइज कर देती है। लेकिन हमें अभी पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का नो इफेक्ट होता है हमारे KMnO4 पे या फिर K2 एसिडिफाइड K2Cr2 पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का इस पर इफेक्ट होता है। किस पे? पिंक KMnO4 को डीकलराइज कर देता है या फिर ऑरेंज एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ग्रीन कर देता है। ठीक है, तो पिंक KMnO4 को डीकलराइज या फिर ऑरेंज एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ग्रीन कर देता है हमारा कौन? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इसका लेड एसीटेट वेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के। कि सफोकेटिंग ऑर्डर, कलरलेस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड, फिर ब्लीच कर देता है। गैस, हमारी गैस को क्या है हमारा जो करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में फर्क कैसे पता चलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पे कोई फर्क नहीं डालती है, लेकिन हमारी SO2 गैस जो है वो पिंक KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देती है और एसिडिफाइड ऑरेंज K2Cr2O7 को ग्रीन कर देती है। और हमारे लेड एसिटेट वेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। ये भी हमारी एसिडिक गैस होती है, कलरलेस गैस होती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फाउल रॉटन एग स्मेल होता है। सड़े अंडे जैसी महक आती है। किससे? हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस से, है ना। सड़े अंडे जैसी महक आती है और ये हमारा इनफ टेस्ट है ये बताने के लिए हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ये भी मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देती है और साथ ही साथ ये लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड लेड एसिटेट पे कोई फर्क नहीं डालता था, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड लेड एसिटेट को ब्लैक कर देती है और PbNO3 सॉल्यूशन यानी कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को भी ब्लैक कर देती है ना। तो लेड एसिटेट को भी ब्लैक कर देती है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को भी ब्लैक कर देती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना। तो होपफुली इतना पार्ट समझ में आया होगा। इजी सा था, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल था भी नहीं। लेड एसिटेट को ब्लैक करना, PbNO3 को ब्लैक करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फाउल रॉटन एग स्मेल, सड़े अंडे की महक आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। ये भी हमारी एसिडिक गैस होती है बट इसमें कलर होता है, एक ब्राउन गैस होती है ना, कलर वाली गैस होती है ब्राउन गैस। और इसकी भी इरिटेटिंग पंजेंट ऑर्डर होती है ना, पंजेंट ऑर्डर बड़ी इरिटेटिंग सी ऑर्डर होती है। और ये नॉन कंबस्टिबल गैस होती है, यानी कि ये गैस जो है वो जलती नहीं है और ना कंबशन को बेसिकली सपोर्ट सी करती है ना। तो नॉन कंबस्टिबल गैस होती है। टर्म्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, तो हमारे मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देती है क्योंकि एसिडिक गैस है। और हमारे स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कर देती है ना। टर्म्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, है ना। और साथ ही साथ क्या करती है? ग्रीन एसिडिफाइड, ये हमारा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को, ग्रीन एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ब्राउन कर देती है ना। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो कि इनिशियली एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड और ग्रीन कलर का है, उसको ब्राउन कर देती है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला तो ये ब्राउन गैस है, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये वाली बात आती है स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक, ये तो क्लोरीन में भी थी। और साथ ही साथ क्या करती है कि ग्रीन एसिडिफाइड FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ब्राउन कर देती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास बात आती है अमोनिया गैस की। अमोनिया हमारी बेसिक गैस होती है ना, इकलौती बेसिक गैस जो हमारे सिलेबस में है ना। ये कलरलेस गैस होती है, शार्प पंजेंट और कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल होती है, शार्प पंजेंट स्मेल, है ना। ये हमारे क्योंकि बेसिक गैस है तो ये रेड लिटमस को ब्लू करती है, ब्लू को रेड नहीं करती, ये रेड को ब्लू कर देती है, मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कर देती है ना। और फिर ग्लास रॉड अगर हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करके लाएंगे NH3 गैस के पास, तो हमारे डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे NH4Cl के जैसे। अभी हमारे जब हमने NH3 एक्वस में हम लोग डिप करके लाए थे ग्लास रॉड को, किसके पास?
HCl गैस के पास, तब भी हमारे डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बने थे। और अगर हम इसका उल्टा काम कर दें कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करके ग्लास रॉड को हम अमोनिया गैस के पास लाएं, तब भी हमारे डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बन जाएंगे, है ना, सेम काम होगा। और हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये सबसे अलग सा काम जो है इन तीनों से, वो क्या है, ही टर्न्स कलरलेस नेस्लेस रिएजेंट, यानी कि ब्राउन, यानी कि जो हमारा नेस्लेस रिएजेंट है K2HgI4 यानी पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, नेस्लेस रिएजेंट, ये कलरलेस जो होता है इसको कैसा बना देती है, ब्राउन कलर का। तो हमारी अमोनिया गैस नेस्लेस रिएजेंट को कलरलेस से ब्राउन बना देती है। जो हमारा K2HgI4 होता है यानी पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, है ना, कलरलेस नेस्लेस रिएजेंट को ब्राउन, है ना। तो होपफुली समझे हो कि पढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वाटर वेपर। ये हमारी कैसी है, न्यूट्रल होती है। वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है ना। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, न्यूट्रल टू लिटमस, है ना, क्योंकि न्यूट्रल है तो लिटमस पे ना रेड देगी ना ब्लू देगी, है ना। कलरलेस और ऑर्डरलेस भी होती है। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, जो हमारा व्हाइट कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एनहाइड्रस, उसमें उसको ब्लू कलर का बना देती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन के, है ना। CuSO4.10H2O बन जाता है ना। CuSO4.10H2O जो हमारा कैसा होता है, व्हाइट से ब्लू बन जाता है ना। एनहाइड्रस कैसा होता है, व्हाइट। और हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है बेसिकली, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, वो हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। तो एनहाइड्रस को ब्लू बना देती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़ के, है ना, वाटर वेपर। और हमारा ये जो ट्रांसपिरेशन बायो में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी के ट्रांसपिरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में, कि हमारा ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है, वो हमारा पिंक हो जाता है वाटर वेपर की प्रेजेंस में, है ना। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जिसका इनिशियली कलर होता है ब्लू, वो हो जाता है कैसा, पिंक कलर का, है ना। तो ये होते हैं हमारे वाटर वेपर के टेस्ट। CuSO4 सॉल्यूशन जो एनहाइड्रस होता है ना, एनहाइड्रस CuSO4 सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होता है, इसको ब्लू बना देती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन के। और हमारा ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को पिंक बना देती है वाटर वेपर, है ना। कुछ इस तरीके से वाटर वेपर के टेस्ट हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। हम लोग कैटायंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग का ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है। NaOH सॉल्यूशन लेते हैं या फिर NaH4OH सॉल्यूशन लेते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, मेटल, कलर ऑफ पीपीटी, एक्सेस ऑफ NaOH को हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर हम कैल्शियम मेटल की कोई भी सॉल्ट लेंगे, कैल्शियम मेटल की कोई भी सॉल्ट लेंगे, तो हमारा वो बनता है, क्या बनता है, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है हमारा व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। और अगर हम एक्सेस ऑफ NaOH डाल देते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है ना। तो हमारा एक्सेस ऑफ NaOH डालने से इनसॉल्युबल रह जाता है। तो कलर ऑफ पीपीटी क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट का व्हाइट कर्डी, और एक्सेस NaOH में इनसॉल्युबल। Pb2+ यानी कि लेड की कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो वो होता है व्हाइट चौकी कलर का, और हम लोग एक्सेस ऑफ NaOH डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। जिंक की कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो व्हाइट जेलेटिनस टाइप का होता है, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बनता है, और वो भी सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस NaOH डालने पर, ठीक है। कॉपर की अगर हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो वो पेल ब्लू कलर की होती है, और वो इनसॉल्युबल रह जाती है एक्सेस NaOH डालने पर। फेरस यानी Fe2+ की कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो वो डर्टी ग्रीन कलर की रहती है, और वो भी इनसॉल्युबल रह जाती है NaOH डालने पर एक्सेस में, ठीक है। फिर अगर हम Fe3+ की कोई भी सॉल्ट लेते हैं, यानी Fe3+ मेटल की, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है हमारी कलर की सॉल्ट, है ना, मतलब प्रेसिपिटेट, और हमारी वो एक्सेस NaOH डालने पर इनसॉल्युबल रह जाती है। फिर उसके बाद बात आती है NH4OH सॉल्यूशन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्हीं को। अगर हम लोग कैल्शियम कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो वो ना कोई पीपीटी बनाता है, और एक्सेस ऑफ NH4OH डालने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो पीपीटी भी नहीं बनाता है और ना कोई फर्क पड़ता है। और Pb2+ यानी कि लेड की अगर हम सॉल्ट लेंगे तो वो व्हाइट चॉकी कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा और इनसॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस NH4OH में। जिंक की कोई सॉल्ट लेंगे तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हाइट जेलेटिनस कलर का, और सॉल्युबल होता है हमारे एक्सेस NH4OH में। कॉपर की कोई भी सॉल्ट लेंगे तो पेल ब्लू कलर का कलर प्रेसिपिटेट बनाएगा, और हमारा सॉल्युबल होता है एक्सेस NH4OH में, और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है आफ्टर रिएक्टिंग विद एक्सेस NH4OH, है ना। पहले पेल ब्लू कलर का पीपीटी बनाएगा और फिर डीप ब्लू कलर का हमारा सॉल्यूशन बना लेगा आफ्टर बीइंग डिसोल्यूशन, मतलब आफ्टर डिसोल्यूशन सिंपली, है ना। Fe2+ जो होता है हमारा मेटल, वो डर्टी ग्रीन कलर का होता है पीपीटी, और इनसॉल्युबल रह जाता है एक्सेस NH4OH डालने पर। Fe3+ रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी होता है और इनसॉल्युबल रह जाता है NH4OH डालने पर। फिर ये तो हमारे इतने सारे हो गए क्या मेटल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बात आती है NH4+ आयन की। ये वाले कैटायन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर हम NaOH डाल दें, यानी कि ये, या फिर KOH डाल दें, NaOH या फिर KOH डाल देंगे तो हमारी अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है। तो अमोनिया गैस की हम टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो हम NH4
प्लस की मतलब अमोनियम सॉल्ट्स में अगर NaOH या KOH डाल देते हैं तो सिंपली हम लोग का अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, या फिर हम इसमें नेस्लर्स रिएजेंट डाल देंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं K2HgI4 है ना, अगर नेस्लर्स रिएजेंट डाल देंगे तो हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा हमारी कोई भी अमोनियम की सॉल्ट है ना। तो कुछ इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस करते हैं ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस। एनायंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन है कि CO3 2 आयन। एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, इस आयन की कोई भी सॉल्ट हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, उसकी स्मॉल क्वांटिटी को टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं और फिर हल्का सा वार्म कर देते हैं, बहुत हल्का सा वार्म करेंगे डाइल्यूट H2SO4 और सॉल्ट डाल के। फिर हमारा बेसिकली अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ब्रिस्क एफरवेसेंस, आई एम सो सॉरी, अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, कलरलेस एंड ऑर्डर गैस इवॉल्व होती है, और एक ऐसी गैस इवॉल्व होती है जो सपोर्ट नहीं करती है कंबशन को, यानी कि अगर हम इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर को लाएंगे तो वो इसको बुझा देगा, ऐसी कोई गैस निकलती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा दे, है ना। डजंट सपोर्ट कंबशन और मॉइस्ट ब्लू लिटमस को फेंट रेड कर देती है ना। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस हो, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस हो, डजंट सपोर्ट कंबशन हो, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को फेंट रेड कर दे, है ना, तो ये ऐसी गैस हमारी निकलती है। अब इस गैस को हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं। अब गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो हमारा जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, फिर हमारे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो यानी कि किसकी वजह से हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम देख चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट पीपीटी बन जाती है। व्हाइट पीपीटी को हम क्या करेंगे, उसमें हम एक्सेस ऑफ कार्बन, एक्सेस ऑफ जो भी हमारी गैस है उस गैस को हम एक्सेस में डालेंगे, हमारी गैस को किसमें, हमारी पीपीटी जो बनी हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पीपीटी डिसॉल्व कर जाती है और हमारा कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये हमारा अभी देख चुके थे कि किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के केस में होता है। तो हमारी गैस हमें पता चल गई कार्बन डाइऑक्साइड है और एनायन है हमारा कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 2-। तो ऐसे हम लोग करते हैं। फिर से शॉर्ट में बताता हूं, डाइल्यूट H2SO4 को सॉल्ट में डालेंगे, वार्म कर देंगे तो हमारा ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ साथ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकलेगी, है ना, जो कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगी और ब्लू लिटमस को फेंट रेड कर देगी। फिर उस गैस को हम लाइम वाटर में डालेंगे जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसको हम गैस को, उसमें हम गैस को डालेंगे एक्सेस में, तो हमारा जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है वो डिसॉल्व कर जाएगा और हमारा कलरलेस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनायन था हमारा कार्बोनेट आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सल्फाइड आयन की, यानी कि H2- आयन हमारा सल्फाइड आयन होता है ना, डी सल्फाइड, है ना। तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, H2SO4 को फिर से हम डालेंगे, हमारी टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ी सी सॉल्ट लेंगे और उस हमारी सॉल्ट जो भी होगी, हमारी इस आयन की जो भी सॉल्ट होगी, है ना, हमें क्या पता कौन सी मतलब ये आयन है भी या नहीं हमें नहीं पता, हम सॉल्ट लेंगे सिंपली, और सॉल्ट लेके हम क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अगर हमें रॉटन एग स्मेल आती है और अगर हमारा ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई एक गैस निकली है रॉटन एग स्मेल वाली। अब यहाँ जो गैस निकली है उसको हम डालेंगे किसमें, मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर में, हम उसको गैस को डाल देंगे मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर में, तो हमारा मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। हमारा मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें इन दो टेस्ट से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि गैस हमारी H2S गैस है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और एनायन हमारा सल्फाइड है ना, एनायन हमारा सल्फाइड आयन है, ठीक है। तो होपफुली इतना पार्ट समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास सल्फाइड आयन है ना, टी है ना, तो सल्फाइड आयन है SO3 2- आयन। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, फिर से हम स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल के वार्म कर देंगे, तो हमें एक सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर जैसी सी महक आएगी, हमें एक सफोकेटिंग ऑर्डर से महक आएगी कि मतलब हम कुछ सफोकेट कर रही होगी। अब हम यहाँ पे जो गैस निकलेगी उस गैस को हम किसमें डाल देंगे, उस गैस को हम डाल देंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 में, है ना, एसिडिफाइड K2Cr2O7 में हम उस गैस को डाल देंगे मॉइस्चर्ड फिल्टर पेपर विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 को गैस को डालेंगे तो हमारा बन जाएगा ऑरेंज कलर जो होगा K2Cr2O7 का, उसमें टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में, है ना। तो गैस को इसमें डालने से ऑरेंज कलर ग्रीन में टर्न हो जाएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा इन दो टेस्ट से कि गैस हमारी SO2 गैस है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और एनायन हमारा सल्फाइड आयन है यानी कि SO3 2- आयन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोराइड आयन का टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, डाइल्यूट को नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और हम वार्म कर देते हैं जेंटली। तो हम लोग को एक कलरलेस गैस मिलती है, HCl गैस, कलरलेस गैस, और उसकी पंजेंट ऑर्डर होती है ना, हम लोग को ये पता नहीं है
हम लोग को HCl गैस पता नहीं, हम लोग को बस इतना पता चलता है कि कलरलेस गैस है और उसकी पंजेंट ऑर्डर है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट से H2SO4 में स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट डालने पर हम लोग को कलरलेस गैस मिली पंजेंट ऑर्डर से, ठीक है। तो हम लोग को लगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर है, तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो सकता है शायद से। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी गैस निकली है उसमें हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड डिप कर देंगे NH3 सॉल्यूशन की, है ना। NH3 सॉल्यूशन की ग्लास रॉड को हम क्या कर देंगे, उस गैस में डिप कर देंगे, तो NH3 प्लस HCl हमारा डेंस व्हाइट फ्यूम्स बना लेगा, किसकी, NH4Cl की, है ना। डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज प्रोड्यूस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो हम लोग को यहां तक इतना तो पता चल गया कि हमारी वो तो है, पक्की बात है कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट तो है। और हम और टेस्ट कर सकते हैं पक्का करने के लिए कि हम सॉल्ट को वापस से लेते हैं, जो हमारी यहाँ पे सॉल्ट थी, गैस को नहीं लेंगे, हम सॉल्ट को लेंगे। सॉल्ट को किसमें डालेंगे, पिंच ऑफ MnO2 यानी सॉरी पिंच ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड को हल्का सा डालेंगे हम सॉल्ट में, और उसके ऊपर डालेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसको हीट कर देंगे, तो हम लोग को ग्रीनिश येलो गैस मिल जाएगी पंजेंट ऑर्डर के साथ। हम ग्रीनिश येलो गैस कौन सी होती है, हमारी क्लोरीन गैस, है ना। तो ग्रीनिश येलो गैस मिल जाएगी पंजेंट ऑर्डर के साथ, तो हमें फिर से कंफर्म हो जाएगी, पक्की बात है क्लोरीन ही है। फिर हम क्या करेंगे, AgNO3 सॉल्यूशन भी डाल देंगे, अगर हम अपनी सॉल्ट में AgNO3 सॉल्यूशन भी डाल दें, है ना, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मिल जाएगा, जो हमारा क्या कर जाएगा, एक्सेस ऑफ NH4OH में डिसॉल्व कर जाएगा। तो हमें पक्का पता चल जाएगा एनायन जो हमारा प्रेजेंट है वो क्लोराइड आयन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्ट डालेंगे, कलरलेस गैस निकलेगी पंजेंट ऑर्डर के साथ, फिर गैस को हम NH3 सॉल्यूशन में डिप करेंगे, है ना। ग्लास रॉड को NH3 सॉल्यूशन की ग्लास रॉड को डिप हुई तो मतलब ग्लास रॉड को हम किसमें डालेंगे, अपनी गैस में डालेंगे, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे। फिर और टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए कि सॉल्ट को हम पिंच ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड में डालेंगे और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल के हीट करेंगे, तो ग्रीनिश येलो गैस मिल जाएगी पंजेंट ऑर्डर वाली। फिर हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन मिल जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और उसको डिसॉल्व करेंगे एक्सेस ऑफ NH4OH में, तो हमारा वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा एनायन हमारा क्लोराइड है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन में हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि हम फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये इसकी सॉल्ट में, टेस्ट ट्यूब में लेकर, और फिर से वार्म जेंटली वार्म कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी किसी गैस की रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगी। और अगर हम उस गैस में क्या करेंगे, कॉपर टर्निंग्स डाल देंगे, तो हमारी जो फ्यूम्स है वो थिक हो जाएंगी और ज्यादा गाढ़ी हो जाएंगी, है ना। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स में अगर हम क्या डाल देंगे, कॉपर टर्निंग्स डाल देंगे, तो फ्यूम्स और गाढ़ी हो जाएंगी। तो हमारी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, कंफर्म हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, अब उसको हम लोग का कंफर्म हो गया। फिर हम लेंगे सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, हम लोग अपनी सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में क्या डालेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, है ना, एकदम नया बनाया हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हम डालेंगे अपनी सॉल्ट में, और उसके ऊपर हम ड्रॉप वाइज क्या डाल देंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप वाइज, बिल्कुल बूंद करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। तो हमारी इस टेस्ट को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना। तो हमने अपनी सॉल्ट को लिया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डाला और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ड्रॉप वाइज गिरा दिया। इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे इसमें दो लिक्विड बन जाते हैं, और उन दो लिक्विड्स के बीच में क्या होता है, एक जंक्शन बन जाता है ब्राउन कलर का। तो ब्राउन रिंग अपीयर्स एट जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। तो जो दो लिक्विड बन जाते हैं उनके बीच में एक ब्राउन रिंग बन जाती है, और हम अगर उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे शेक करें तो हमारी ब्राउन रिंग तो खराब भी हो जाती है, यानी गायब भी हो जाती है, डिसअपीयर कर जाती है। तो हमारी क्या होती है, अगर हम एक सॉल्ट को ले, उसमें अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐसे FeSO4 सॉल्यूशन डालेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ड्रॉप वाइज धीरे-धीरे, है ना, और हम अगर अपनी टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे नहीं, तो हमारी दो सॉल्यूशन के बीच में जो दो लिक्विड है उनके बीच में क्या हो जाएगा, ब्राउन रिंग बन जाएगी जंक्शन पर, और हमारा उसको अगर हम टेस्ट ट्यूब को हिला देंगे तो हमारी वो ब्राउन रिंग जो होगी गायब हो जाएगी। तो इससे हमें गैस पता चल जाएगी, NO2 गैस का एनायन हमारा है नाइट्रेट आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस में सल्फेट आयन का टेस्ट, है ना। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन अपना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा HNO3 एसिड डालते हैं और BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है मिनरल एसिड्स में, जैसे कि HCl H2SO4 HNO3, ये हमारे मिनरल एसिड होता है। इसमें जो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम एसिटिक एसिड डालते हैं और लेड एसीटेट सॉल्यूशन डालते हैं ना।
सोल्यूशन में अपने एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट सोल्यूशन डालते हैं तो हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से मिल जाता है और हम लोग का ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन में, है ना। कुछ इस तरीके से सल्फेट आयन का टेस्ट होता है। तो सब फिर से बता देता हूं, सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा HNO3 एसिड डालते हैं तो और फिर उसके बाद हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो कि हमारा इनसॉल्युबल होता है मिनरल एसिड में, जैसे कि HCl H2SO4 HNO3। और फिर हम अपना सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हम एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट सोल्यूशन डालते हैं तो हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो कि सोल्यूबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन में। तो हम लोग को कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा एनायन जो है ये हमारा है सल्फेट आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस। अब हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्ट में हम इन सारे चीजों को क्या डालेंगे, ऐड करेंगे तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएंगे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से हमारे एनायन है। आप ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी सॉल्ट में क्या करें, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और हीट कर देंगे और हमारा CO2 निकला तो हमारा कार्बोनेट आयन है, हमारा SO2 निकला तो हमारा सल्फेट आयन है, अगर सल्फाइड आयन है, और अगर हमारा H2S निकला तो हमारी सल्फाइड आयन है, ठीक है। कब, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 किसी भी सॉल्ट में डालने पर, ठीक है, ये निकलने पर हमारे ये आयंस होंगे। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी सॉल्ट में डाले और हीट कर दे, अगर HCl निकला तो हमारा Cl- आयन है, NO2 निकला तो NO3- आयन है। अगर हम किसी भी सॉल्ट में AgNO3 सॉल्यूशन डाल दें और वो अगर कर्डिवाइड प्रेसिपिटेट बना के दे दे जो कि हमारा कर्डिवाइड प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट NH3 में, HNO3 में, और डिसॉल्व कर जाए एक्सेस NH4OH में, हमारा क्लोराइड आयन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा लेड एसिटेट सॉल्यूशन को हम किसी भी सॉल्ट में डाल लें, लेड एसिटेट सॉल्यूशन को, और अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए जो कि इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl में या फिर डाइल्यूट HNO3 में, है ना। अगर हम लेड एसिटेट को किसी भी सॉल्ट में डालें और हम लोगों को क्या मिल जाए, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए जो कि इनसॉल्युबल हो किसी हमारे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट HNO3 किसी में एक में से, तो हमारा SO4 आयन होता है, सल्फेट आयन। और अगर हमारा बेरियम नाइट्रेट या फिर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन होगा और उसको हम किसी सॉल्ट में डालेंगे और अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए जो कि हमारा सॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3 में, तो हमारा होता है कार्बोनेट या फिर सल्फाइड आयन। और अगर हमारा बेसिकली इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट HNO3 में, तो हमारा होता है सल्फेट आयन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है चार्ट है ना किसका, जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस का, ठीक है। डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, कुछ ये निकले तो वो आयंस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट करेंगे तो हमारे पास अगर ये निकली गैस तो हमारे पास वो दोनों आयंस। AgNO3 सॉल्यूशन डालने पर अगर हमारे पास ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आ रहा है तो Cl- आयन, लेड एसिटेट सॉल्यूशन डालने पर कुछ इस तरीके से आ रहा है तो सल्फेट आयन, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पर इनसॉल्युबल या सॉल्युबल आया तो हमारे पास सल्फेट आयन या फिर कार्बोनेट या फिर हमारा सल्फाइड आयन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंपॉर्टेंट एसिडिक एंड बेसिक टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, फिनोल्फथलीन का यूज कर सकते हैं। तो एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो मॉइस्ट लिटमस पेपर में ब्लू को रेड कर देते हैं, अल्कलाई क्या करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर को, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज में एसिड्स क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज को पिंक कर देते हैं, अल्कलाइज ऑरेंज को येलो कर देते हैं। फिर फिनोल्फथलीन में हमारे एसिड्स क्या करते हैं, कलरलेस को कलरलेस ही रहने देते हैं और हमारे अल्कलाइज करते हैं, कलरलेस को पिंक बना देते हैं, ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट एसिडिक बेसिक टेस्ट होते हैं इन तीनों टेस्ट वगैरह करके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है खत्म, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इससे ही मतलब सॉरी इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो थे जितने वो सारे कवर कर दिए हैं जो कि एग्जाम में जनरली आते रहते हैं, है ना। तो होपफुली सबने अच्छे से वीडियो देखा होगा, चीजें प्रिपेयर हो गई होंगी। तो देखते ही मतलब अगर ध्यान से सुन लोगे तो चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगी साथ ही साथ, है ना। बहुत ज्यादा किसी में फोकस करने की, बुक में वापस से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, आराम से सुन लो, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑल डन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।